कत्ल या हत्या नहीं, वध कहना, दोनों हाथों की हथेलियां काटना, बहुत अजीबोगरीब चीजें शम्स इसमें नजर आई। ऐसा लग रहा है जैसे क्या जादू टोना वाकई इसमें एंगल है इस हत्या में? देखिए, क्राइम जो होता है और खासतौर पर इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इन चीज़ों को तो मानती नहीं है, कानून अदालत में भी इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह के ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं, हथेलियों वाली बात, सर वाली बात, फिर जब पुलिस पहुंचती है, इस साहिल जो प्रेमी है जिसने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल किया है, जो उसका कमरा है, उस कमरे ने ये सारी चीज़ें पैदा कर दी कि क्या इसमें जादू टोना है, तंत्र मंत्र है। क्योंकि कमरे के दरवाजे पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, कमरे की दीवार पे जिस तरीके के पिशाच और वो सारी तस्वीरें हैं, कमरे के अंदर जो अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, पेड़, पक्षी और वो सारी तस्वीरें, तो उससे लगता है, और फिर जिस तरीके से ये मुर्दा माँ से बातें करने वाली बात, तो ये सारी चीज़ें, और अगर आप लोग साहिल को ध्यान से देखें, उसके अलग अलग तस्वीरें, वीडियो सब आ गई अब, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अंधविश्वास का तो शिकार जरूर था। अच्छा। जादू टोना तंत्र मंत्र की बात पुलिस फिलहाल नहीं कह रही है, कह रही है उस पहलू से हम जांच करेंगे। लेकिन ये गारंटी है, क्योंकि अंधविश्वास की 2-3 बड़ी सॉलिड थ्योरी है। पहली ये है कि अगर कोई कत्ल करता है तो वध क्यों कहेगा। रात को जब मर्डर करने के बाद आप डेड बॉडी को लेकर घूमना रिस्की होता है, लेकिन ये पूरा धड़ छोड़ देता है घर में, सिर्फ सर और दोनों हथेलियां लेकर अपने घर जा रहा, उसी कमरे में जिस कमरे में ये पूरा रहस्य है। तो उस कमरे में ले जाने के पीछे का मकसद क्या था? मतलब जो शुरू में हम सबको लगा सुनकर कि ये लव ट्रायंगल होगा, केवल सिर्फ मामला वो नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है ना कि ये जो है ना, ये इश्क का काला जादू भी हो सकता है। लव ट्रायंगल सिर्फ नहीं, क्योंकि लव ट्रायंगल के बाद ये इतनी सारी चीजें एक एक करके जो सामने आ रही हैं, ये सिर्फ सीधा सपाट एक मर्डर केस नहीं है। और फिर जिस तरीके से लड़की भी उसकी माँ बनकर के उसको मैसेज करती है, माँ मर चुकी है बरसों पहले। असल में ये एक फिल्म थी, एक डीजे फिल्म आई थी अल्लू अर्जुन की, पुष्पा फिल्म। उसमें जो विलेन का बेटा है, उसकी माँ 20 साल पहले मर चुकी, लेकिन वो फोन पे बात करता है। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अच्छा। तो इसीलिए इसमें जादू टोना की बात, तो जादू टोने वाले एंगल पर हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं, खासतौर पर उसके कमरे में जाना जरूरी है। देखिए, साउथ की एक सुपरहिट फिल्म है डीजे। पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन फिल्म के हीरो। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है, 20 साल पहले मर चुकी अपनी मां से वो अब भी बातें करता है। ये मेरठ के एक अंधविश्वासी प्रेमी का घर है। नाम है साहिल शुक्ला। इसकी मां को मरे भी कई बरस बीत चुके हैं, पर साहिल स्नैपचैट पर आज भी अपनी मां से बातें करता है। यह मुस्कान है, साहिल की स्कूल टाइम की दोस्त और प्रेमिका। इसे साहिल के बारे में यह पता था कि वो अपनी मुर्दा मां से अब भी बातें करता है। साहिल को कंट्रोल में रखने के लिए मुस्कान ने भी साहिल की मां के नाम से स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोला और साहिल की मां बनकर साहिल से बातें करने लगी। बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान था कि इसने ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। तो कहानी तो आप समझ गए। अब कहानी की गहराई में जाने के लिए जरूरी है कि अंधविश्वासी प्रेमी साहिल के घर चलते हैं, उसका कमरा देखते हैं। उसके कमरे को देखकर आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि एक अंधविश्वासी के दिमाग में क्या चलता है, वो क्या सोचता है, उसके आसपास की चीजें कैसी होती हैं। 10 बाई 10 का ये एक कमरा होगा। इस कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। कमरे की तरफ कदम बढ़ाते ही पहले कदम पर ही मौजूद इस दरवाजे से आप नजरें चुरा ही नहीं सकते। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होता है,
अब दरवाजा खुल चुका है। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। ये तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद आदि योगी वही होते हैं जो योग साधना करते हैं, यानी शांति चाहते हैं। साहिल के कमरे में सोफे पर एक स्केच है। ये स्केच साहिल का है, जिसे उसने खुद बनाया है। पहली नजर में ही कमरे में बिखरे सामान को देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये किसी बैचलर का ही कमरा है। कोई भी चीज तो अपनी जगह पर नहीं है। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई है ताकि रोशनी कमरे में कम से कम आए। शायद साहिल को अंधेरा ज्यादा पसंद था। अंदर एक कुर्सी, एक टेबल और सोफा कम बेड रखा हुआ है। सोफे के ठीक ऊपर दीवार पर इस कमरे की सबसे अजीब चीज है। ये एक सैटेनिक पिक्चर है, यानी पैशाचिक तस्वीर। इस शैतानी तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है, जिसपे 5 बार 6 लिखा हुआ है। साथ ही कुछ जंजीर है जो नीचे जाकर जुड़ रही है। इस तरह की तस्वीरें अक्सर वही लोग लगाते हैं जो ब्लैक मैजिक यानी काला जादू में विश्वास रखते हैं। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हैं। एक के हाथ में सिगरेट है, एक हाथ पर लिखा है पफ पफ पास, यानी सिगरेट पियो और आगे पास कर दो। नीचे टेबल पर एस्ट्रे है जिसमें कई सिगरेट के बट्स पड़े हैं। टेबल पर सिगरेट, बीड़ी, लाइटर, माचिस पड़ी हुई। आगे दीवार पर भगवान गणेश की एक छोटी सी आकृति बनी हुई है और साथ में भगवान शिव की एक और तस्वीर है। दीवार पर वहीं आदि योगी, महादेव, ओम नमः शिवाय और बूम शंकर लिखा है। शिव जी की तस्वीर के साथ ही एक पेड़ भी है जिसपे ओम बना है। पेड़ से एक पिंजरा लटका है। कई पक्षी पेड़ पर है और इन सब के ठीक ऊपर साहिल की अपनी माँ के साथ एक तस्वीर टंगी है। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, यानी आप हमसे उलझ नहीं सकते। यहाँ भी एक शैतानी तस्वीर बनी हुई है। कमरे में चांद से लटकता हुआ एक अजीब से आकार का जानवर भी नजर आ रहा है। साहिल के इस कमरे को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता था और नशे का भी आदी था। और इसी कमरे का सच बाहर आने के बाद अब मेरठ पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही है कि सौरभ के कत्ल के पीछे धोखा और फरेब के अलावा जादू टोना का भी तो एंगल नहीं है। सौरभ के कत्ल से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो इशारा करती है कि साहिल के अंधविश्वासी होने की वजह से कत्ल भी उसी तरीके से किया गया। जैसे साहिल जब भी मुस्कान से सौरभ को मारने की बात करता तो कभी हत्या या कत्ल शब्द इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो यही कहता कि उसे सौरभ का वध करना है। साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। इतना ही नहीं, वो ये भी चाहता था कि ये वध उसके हाथों से ना हो, बल्कि ये वध खुद मुस्कान करे, वो भी अपने हाथों से। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया, आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। शायद वो अंधविश्वासी था कि साहिल ने मुस्कान के हाथ से 3 बार सौरभ के सीने में खंजर उतारा। इन 3 बार से ही सौरभ की मौत हो चुकी थी, पर फिर भी साहिल ने अपने हाथों से सौरभ का सिर काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अमूमन लाश को किसी फ्रिज या बैग में ठूंसने के लिए ही कातिल लाश के टुकड़े करता है, हाथ पैर काट देता है ताकि लाश बैग या फ्रिज में आसानी से आ जाए। मगर यहाँ साहिल सौरभ के हाथ नहीं काटता, बल्कि सिर्फ उसकी दोनों हथेलियां काटता है। हथेली काटने का मतलब अब तक खुद पुलिस को समझ नहीं आ रहा है। जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो 2 हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। पुलिस के गले ये बात भी नहीं उतर पा रही है कि जब पूरी लाश इतने बड़े ड्रम में ही रखना था तो फिर सौरभ का सिर और हथेली काटने की जरूरत क्या थी। और तो और ये बात भी बेहद अटपटी है कि सौरभ के कत्ल के बाद धड़ तो साहिल ने मुस्कान के घर में बैग में डालकर छोड़ दिया, जबकि सौरभ का सिर और दोनों हथेलियां एक दूसरे बैग में रखकर देर रात अपने साथ अपने घर ले गए। हथेलियां और सिर अपने साथ ले जाने का क्या मकसद हो सकता है? शव के 3 थे, एक तरफ ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब 2 ही एक तरफ मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। शुरुआती पूछताछ और तफ्तीश के मुताबिक साहिल शराब के अलावा गांजे का भी नशा करता था। मां की मौत के बाद से वैसे ही वो सदमे में था।
जिस तरह वो मुर्दा माँ से बातें करने की बात कहता और जो तरीका उसने सौरभ के कत्ल के लिए आजमाया, उससे साफ है कि अंधविश्वासी होने के साथ साथ टोना टोटका में भी वो यकीन रखता था और उसका कमरा इसी बात की गवाही दे रहा है। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को ये भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी। साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालें और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे, मगर दूसरी तरह से। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया, तब इन्होंने दो और आइडिया पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े कर बैग में रखकर कहीं फेंक आए, या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर दे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। यही मेरठ का जलीकोठी इलाका है और यहीं से वो ड्राम जो प्लास्टिक का ड्राम था वो खरीदा गया था। मेरठ इंटरप्राइजेस के नाम से ये दुकान है। पुलिस भी यहाँ पूछताछ करने के लिए आई थी और हमारे साथ वो लड़का भी मौजूद है जिसने वो ड्राम उनको दिया था। क्या नाम है भाई तेरा? फरमान। फरमान, कौन आया था ड्रम खरीदने के लिए? लड़की आई थी। लड़की आई थी, क्या कह रही थी? ये ड्रम चाहिए अनाज के लिए। अनाज के लिए? तो कितने पैसे में दिया था ड्रम? 1100 रुपये में। 1100 रुपये में। अच्छा, किस तरीके के ड्राम होते हैं ये फेविकोल के। फेविकोल के। अच्छा, अनाज के काम में आते हैं, किसी और काम में भी आते हैं? जी, सब पानी भरने का, अनाज के सब चीज़ का काम आता है। सब चीज़ के काम में आते हैं। तो लड़की के साथ में कोई और भी था? नहीं, वो तो बस सिर्फ मुझसे लेगा, उन्होंने बाहर रखा, पता नहीं। फिर वो 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का फैसला किया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी माँ के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई। दुकानदार को शक न हो, इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे। ये गई शॉप पे, शारदा रोड पे। वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई। उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन तो जिसका कहना है। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब देर रात साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने किया, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान। कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है।
इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया, करीब 12 बजे के आसपास ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, मेरठ, आज तक।